ठीक है, फिर आज हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल नया ब्रांड न्यू चैप्टर एंड दैट इज आफ्टर पैराबोला वी आर स्टार्टिंग एलिप्स। पैराबोला के बाद जो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस दैट इज एलिप्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एलिप्स स्टार्ट कर रहे हैं ना। एलिप्स के लिए आपको एक डेफिनेशन याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। एक चीज हमने बताई जिसमें कि एच स्क्वायर वॉज लेस देन ए बी, ई वॉज बिटवीन 0 से 1, है ना, एंड डेल्टा वॉज नॉट 0। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया सर? तो बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक बतलाया था शुरू शुरू में, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक बतलाया था शुरू शुरू में। वहां बतलाया था कि एलिप्स के लिए जो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई था उसका डेल्टा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। और एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन ए बी। और जो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है इस केस में क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है ना, 0 से 1 के बीच में होती है। और फिर से हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आएंगे, है ना, एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखो जब हम एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, है ना, करते हैं, जब हम एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो वी ऑल नो कि हमारे पास एक तरीका था कोनिक को डिफाइन करने का, कि एक पॉइंट था फिक्स्ड और एक लाइन थी फिक्स्ड, और हम लोग बोलते थे कि एक वेरिएबल पॉइंट है और वेरिएबल पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि उसका जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन, दैट रेशियो इज कांस्टेंट, है ना। तो कोनिक को जब मैंने डिफाइन किया था तो आपको इसी डेफिनेशन को मैंने बताया था कि एक ऐसा पॉइंट मूव कर रहा है सच दैट कि इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट चीज को हम एक्सेंट्रिसिटी कहते थे। तो हम लोग जब वो एक्सेंट्रिसिटी 1 था तो पैराबोला बना था, और जब एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटा है तो क्या बनेगा? एलिप्स बनेगा। और फिक्स पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द फिक्स लाइन, है ना, फिक्स पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द फिक्स लाइन, ये भी चीज का हमें ध्यान रखना था, राइट। तो उस केस में एलिप्स बना था। तो इस तरीके से भी हम एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, इस तरीके से भी हम एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, बट हम अभी इस वाले तरीके से नहीं जा रहे। अभी हम लोग एक ऑल्टरनेट रूट ले रहे हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उस प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स से स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंचेंगे, बट उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल सेम है। रास्ते अलग अलग है, मंजिल सेम है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इधर से डेवलप होगा वही स्टैंडर्ड इक्वेशन हम उधर से भी डेवलप कर सकते हैं। तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा कि सर ये तो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम अभी वो वाला रास्ता नहीं ले रहे हैं। कौन सा रास्ता? कि एक पॉइंट था फिक्स, एक लाइन थी फिक्स, और एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा था कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन वाज ऑलवेज कांस्टेंट। और उससे हम लोगों ने एलिप्स की इक्वेशन हम नहीं डिराइव कर रहे हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी से डिराइव कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, रास्ते अलग है, बस मंजिलें सेम है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई भेदभाव नहीं है। तो लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स पहले, है ना, पहले लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, standard equation of the ellipse is derived, standard equation of the ellipse is derived using an important property of the ellipse. Standard equation of the ellipse is derived using an important property of the ellipse. Standard equation of the ellipse is derived using an important property of the ellipse. Using an important property of the ellipse is derived using an important property of the ellipse that if a point in a plane, standard equation of the ellipse is derived using an important property of the ellipse that if a point in a plane, using an important property of the ellipse that if a point in a plane, that if a point in a plane moves such that, that if a point in a plane moves such that, that if a point in a plane moves such that the sum of its distances, if a point in a plane moves such that the sum of its distances from two fixed points, using an important property of the ellipse that if a point in a plane moves such that the sum of its distances from two fixed points, sum of its distances from two fixed points in the same plane, sum of its distances from two fixed points in the plane
sum of distance from two fixed point in the plane is always constant. In the plane is always constant. Is always constant. Then the point moves on ellipse. Is always constant. Then the point moves on ellipse. Then the point moves on ellipse. बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक बार इसको पढ़िएगा ना, इसको एक बार पढ़िएगा आप खुद से भी। इसमें क्या कहता है कि एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्त। हम लोग ने कि एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है भाई, है ना। जैसे हमने बोला कि दो पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट है बच्चों F1 और एक पॉइंट है F2। देयर आर टू फिक्स पॉइंट्स, और इसको ज्वाइन करने वाले लाइन को हमने बोल दिया है एक्स एक्सिस, है ना। इसको ज्वाइन करने वाले लाइन को हमने क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस। दो फिक्स पॉइंट है ना, दो फिक्स पॉइंट है। तो दो फिक्स पॉइंट को मैंने क्या बोला, नाम क्या दिया, F1 और क्या दिया है F2, है ना। दो पॉइंट्स हैं फिक्स, एक F1 और दूसरा कौन सा है F2। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को मैंने बोल दिया भाई एक्स एक्सिस, और F1 F2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, है ना, F1 F2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैंने नाम दिया है y एक्सिस। F1 F2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैंने नाम दिया है बच्चों y एक्सिस, है ना। क्या नाम दिया है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैंने नाम दिया है दोस्त y एक्सिस। ठीक है, देखना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को y एक्सिस कहते हैं बॉस, तो ये पॉइंट तो डेफिनेटली ओरिजिन हो जाएगा 0 0। समझना बात को। हमारे को बोल रहा है कि एक प्लेन में दो फिक्स पॉइंट है, हमारे को बोल रहा है कि एक प्लेन में दो फिक्स पॉइंट है। उन दोनों फिक्स पॉइंट्स को मैंने F1 F2 कहा, और मेरा पूरा इरादा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स डेवलप करना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स डेवलप करना मतलब एलिप्स की इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में डेराइव करना है। एलिप्स की इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में डेराइव करना, उसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिलेक्शन, चुनाव हमें खुद से करना पड़ेगा, और इस तरीके से करना पड़ेगा कि सुटेबल फॉर्म आए, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन बने, है ना। वो सब किया कराया है, आपको बस जानना है कि ऐसे किया जाता है ना, बस आपको यहां तक पहुंचना है कि ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी सेट है कि ऐसे किया जाता है, बस आपकी नॉलेज में आ जाए कि इस तरीके से हम काम करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि वो जो दो फिक्स पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। मैं चाहता तो डायरेक्टली इन दोनों पॉइंट्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकता था, बट आपकी थोड़ी सहूलियत के लिए समझाने के हिसाब से कि कैसे ये एक्सिस वैक्सिस सेलेक्ट किया गया, वो थोड़ा फील दिला रहा हूं बस, है ना। नहीं तो डायरेक्ट मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट ये ले लो, ये पॉइंट ये ले लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। लेकिन अपन इस चीज को समझे कि हमने कैसे सिलेक्शंस किए हैं, चुनाव कैसे किए एक्सिस के, कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने बोल दिया गाइस एक्स एक्सिस, और F1 F2 के राइट बाइसेक्टर को हमने कह दिया है y एक्सिस। तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट जो है F1, अगर मैं C, 0 लेता हूं, ये फिक्स पॉइंट है तो C फिक्स होगा। F1 F2 आर द फिक्स पॉइंट। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर F1 के कोऑर्डिनेट को मैंने C, 0 लिया है, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है ना, तो इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। तो C फिक्स होगा। क्यों C फिक्स होगा? क्योंकि F1 एक फिक्स पॉइंट है। अगर तुमने इसको C, 0 लिया हो और इसका राइट बाइसेक्टर है बॉस ये, तो अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो F2 अपने आप ही -C, 0 आ जाएगा। तो मिलिए इस प्लेन के दो फिक्स पॉइंट्स है ना, मिलिए इस प्लेन के दो फिक्स पॉइंट्स है। कौन कौन? F1 C, 0 और F2 -C, 0। अब हम एक मूविंग पॉइंट लेने वाले हैं। अब हम क्या लेने वाले बच्चों? एक मूविंग पॉइंट, है ना, एक मूविंग पॉइंट लेने वाले। मान लीजिए ये है वो मूविंग पॉइंट PH, K। लेट्स मीट दिस पॉइंट विच इज अ मूविंग पॉइंट, जो कि हमें लोकस देने वाला है। और ये क्या कहता है कि जो PF1 प्लस PF2 है दोस्त, है ना, PF1 प्लस PF2 है, मतलब ये और ये जो डिस्टेंस है इसका जो सम है ये कांस्टेंट है भाई, है ना। ये और ये जो डिस्टेंसेस हैं इसका जो सम है ये कांस्टेंट है। मतलब क्या दिया हुआ है? PF1 प्लस PF2 इज अ फिक्स थिंग, और उस फिक्स चीज को मैंने मान लिया है दोस्त 2a, है ना। PF1 प्लस PF2 फिक्स दिया हुआ है, स्टेटमेंट में आप पढ़िए, और उस फिक्स चीज को मैंने किसके बराबर माना है दोस्त? 2a के बराबर। यही है पूरा सीन, स्टेटमेंट में सुनिएगा ध्यान से। तो बोल रहे हैं क्या कि एक ऐसा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब PF1 और PF2 का जो सम है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में जो पॉइंट P मूव करेगा, जो पॉइंट P मूव करेगा वो क्या बनाएगा? एक एलिप्स बनाएगा, है ना। वो क्या बनाएगा? एक
एलिप्स बनाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनता है, क्या बनता है ना। इक्वेशंस लिखने पे जाते हैं, लोकस फाइनली फाइंड आउट करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में चीजों को लेकर आते हैं, राइट। तो हम चलिए इस इक्वेशन को पकड़ के चल रहे हैं। यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि ए फिक्स है और सी भी कैसी क्वांटिटी है बॉस, फिक्स क्वांटिटी है। तो चलिए PF1 लिखते हैं ना, PF1। तो PF1 कितना होगा, ये मैं पहले भी वैसे करा चुका हूं आपको स्ट्रेट लाइन में, है ना, स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी करवा चुका हूं। PF1 लिखिएगा तो कितना आएगा, रूट अंडर h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, और प्लस PF2 रूट अंडर h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड दैट इज गिवन टू बी 2a, दैट इज गिवन टू बी 2a, है ना। मैं इस पूरी चीज को L मान ले रहा हूं, है ना, इस पूरी चीज को L मान ले रहा हूं। तो L प्लस M इज 2a, ऐसे ही किया था, है ना, L प्लस M इज 2a। और दूसरा मैं निकाल रहा हूं M स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो बच्चों M किसको माना है, L किसको माना है, L इसको माना है, M इसको माना है। तो अगर मैं M स्क्वायर माइनस L स्क्वायर निकालूं तो M स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, दैट इज h प्लस c का होल स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस L स्क्वायर। L स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाइएगा तो इसका स्क्वायर घटाइएगा तो स्क्वायर रूट गायब, तो h माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर गया, ये के स्क्वायर गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आता है, 4ab, कितना आता है, 4ab। तो इस तरीके से बन जाएगा। ये जो m स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है दोस्त, इसके दो फैक्टर हैं, m माइनस L और इंटू m प्लस L। L प्लस m ऑलरेडी दिया हुआ है 2a, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो m माइनस L आ रहा है वो आ रहा है 4ch अपॉन L प्लस m। L प्लस m किसके बराबर है, 2a, तो यानी ये आ रहा है बच्चों 2ch अपॉन a, देख लीजिए, है ना। अब इसको आप L प्लस m बोलिए चाहे m प्लस L बोलिए, बात तो बराबर ही है। तो m प्लस L कितने के बराबर है, 2a, है ना, दिस इज इक्वल टू 2a। जब दोनों को जोड़िएगा इधर तो 2m आएगा, है ना, जोड़िएगा तो 2m आएगा, और इधर आएगा 2ch प्लस 2a, है ना, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिए कि एक 2 को आउट कीजिए और फिर स्क्वायरिंग कर दीजिए एक बार, तो m इक्वल टू आएगा ch बाई a प्लस a, देखते जाइएगा, है ना। फिर अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो m स्क्वायर इक्वल टू ch बाई a प्लस a का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। m स्क्वायर निकालिएगा तो इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ch, है ना, देख लो ध्यान से, h प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, m स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर गायब हो गया, h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ach और प्लस k स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में देखिएगा कितना बन रहा है, c स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ch बाई a इंटू a, है ना, देखो ध्यान से, ये कैंसल आउट हो गया। अब जब आप पूरे इक्वेशन को एक बार और देखिएगा तो आपको यहां पे एक टर्म दिखेगा h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आपको बोले सर आप 2ch लिखना भूल गए, बात ये है मेरे भाई कि 2ch देखना प्यारे, है ना, 2ch कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, और इधर अब क्या बच रहा है बच्चों, है ना, इधर की साइड अब क्या बच रहा है देखना ध्यान से, इधर बचेगा c स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अब मैं h वाले टर्म्स को एक साथ ला रहा हूं, तो यहां बनेगा h स्क्वायर माइनस c स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, और प्लस k स्क्वायर, और राइट हैंड साइड आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस c स्क्वायर को उधर की साइड ले जाइए, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इन दोनों से h की जगह x, k की जगह y रखिए, तो x स्क्वायर कॉमन, और अंदर क्या बनेगा 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं बॉस, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं इधर की साइड, तो देखना एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां एलसीएम लेने के बाद यहां ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर, और इससे डिवाइड किया है बॉस, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये कैंसल आउट होगा, और अब ये फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज निकल के आ रही है। इसको मैं पीछे वाली पेज पे लिख रहा हूं, है ना, आई डोंट थिंक कि आप में से कोई माइंड करेगा, है ना, इसको हम पीछे वाली पेज पे लिख रहे हैं, देखना ध्यान से।
इसको हम पीछे वाली पेज पे ऐसे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक छोटू सा चेंज करते हैं हम यहाँ, ए स्क्वायर माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा आगे चल के, हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को रख रहे हैं बी स्क्वायर, तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया दोस्त, एंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये पहले भी मैं स्ट्रेट लाइन में आपको बतला चुका हूं। तो ये दोनों ही चीजें हमारे दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में, जहां भी आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए कि दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। देख लीजिए आप, है ना, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। और ये दो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और दूसरा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। कोई डाउट है तो बताइएगा, बाकी मैं अभी पिछले पेज पे ले जा रहा हूं, ये लिख चुके हो तो डन कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये पूरा देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा आपने, है ना। और ये आपके पास अब आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपको बोले कि सर ये जो है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, अभी मैं समझाता हूं, है ना। बाकी हम लोग ये समझ लें कि जो बनेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। है ना, कुल मिला के ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना। द एलिप्स विल बी लुकिंग लाइक दिस, द एलिप्स विल बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, आपको बोले ये सब पॉइंट्स वगैरह सर देख लें क्या, एक बार देख लो जरा। ये पॉइंट को हम A1 बोल रहे हैं अभी, है ना, A1 बोल रहे हैं, द एलिप्स विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने A1 बोला दोस्त, तो A1 कैसे निकलेगा, A1 के लिए y को 0 रखना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ y को 0 किया, तो यानी यहां से आपकी इक्वेशन बन के आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1। और इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा बच्चों x इक्वल टू प्लस माइनस ए। यानी ये जो पॉइंट A1 है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका a,0, है ना, A1। और इसी तरीके से ये पॉइंट हो गया बच्चों A2, और ये A2 पॉइंट है आपका -a,0। सिमिलरली आप ये पॉइंट B1 निकाल सकते हैं बच्चों, B1 के लिए क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे। x को जैसे ही 0 रखिएगा तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, B1 की वैल्यू क्या आएगी, 0, b, एंड B2 जो ये पॉइंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, -b, है ना। B2 कितने आ जाएगा, 0, -b। तो हम लोग समझ चुके हैं क्या कि ये जो पॉइंट्स है दैट दे आर a, 0, -a,0 एंड 0, b एंड 0, -b। ये सारे पॉइंट्स आपको प्लॉट कर लेने हैं, समझ में आ गया। ये जो F1 F2 है इसको हम लोग क्या करते हैं, फोसाई ऑफ द एलिप्स, फोकस का प्लूरल, है ना। ये भी फोकस है और ये भी फोकस है, F1 को भी फोकस बोलेंगे और F2 को भी फोकस बोलेंगे, और प्लूरल इसका क्या होता है, फोकस का अपना फोसाई, राइट। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि दिस इज गोइंग टू बी द एलिप्स जिसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लिया सबने, यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया, तो एक बार डन कीजिए। ठीक है, अब इसमें जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं ना, थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, इसको थोड़ा ऑब्जर्व भी करना पड़ता है, बहुत बार गलतियां भी हो जाती हैं बच्चों से, है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। आप इसको सोचिए ऐसे कि जब हम एलिप्स बनाने वाले हैं तो हमने एक धागा ले लिया, वी हैव टेकन अ थ्रेड, और उस थ्रेड की लंबाई ली है हमने 2a। हमने क्या किया कि एक थ्रेड लिया है और उसकी लंबाई ली है 2a। तो जब भी आप एक थ्रेड की बात कीजिएगा ना, तो थ्रेड आपको हमेशा समझ में आएगा, है ना, थ्रेड आपको हमेशा समझ में क्या आएगा, कि उसके दो फ्री एंड होंगे, है ना, उस थ्रेड के हमेशा क्या होंगे, दो फ्री एंड होंगे। समझ में आ रही बात। ठीक है,
तो हम लोग बोले कि कोई भी अगर आप धागा लेते हैं और उसका लेंथ लेते हैं अपन कितने के बराबर, 2a के बराबर लेते हैं, कितने के बराबर लेते हैं, 2a के बराबर। और हम, एक सेकेंड रुकना यार, मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी, है ना। मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि एक अगर आप कोई थ्रेड लेते हो, है ना, एक कोई थ्रेड लेते हो, ठीक है, और उस थ्रेड की लंबाई सपोज कर लीजिए कि हमने कुछ ले लिया ना, 2a ले ली, ठीक है। तो हमने जैसे मान लीजिए ये थ्रेड है और इस थ्रेड की लंबाई ली है हमने 2a, है ना, इस थ्रेड की लंबाई कितनी ली है हमने, 2a। और हमने क्या कहा कि मान लीजिए कि दो फिक्स पॉइंट है, जैसे यहां मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट F2 था और एक F1 था, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2c, है ना, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, 2c, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक थ्रेड लिया, थ्रेड की लेंथ कितनी लिया, लंबाई कितनी ली, 2a। तो इसके देखिए दो फ्री एंड है, एक इधर फ्री एंड है, एक इधर फ्री एंड है। अब इन दोनों फ्री एंड को अगर मैं यहां पे बांध दूं, है ना, बांध दूं नेल से, थम, समझ रहे हो ना, इसको यहां फिक्स कर दूं या फिर यूं कह लो चिपका दूं, है ना, इन दोनों फ्री एंड्स को उठा के। तो जब भी आप इन दोनों फ्री एंड्स को यहां पे चिपकाइएगा, तो अगर समझना धागे की लंबाई जो 2a है, अगर वो 2c से बड़ा हुआ, अगर धागे की लंबाई जो 2a थी वो 2c से बड़ी हुई, आप समझ रहे हो क्या रहा है कि यहां पे एक फिक्स पॉइंट F1 है और यहां पे एक फिक्स पॉइंट F2 है, और ये एक धागा है जिसकी लंबाई है 2a, और इसके दोनों फ्री एंड को अगर मैंने यहां बांध दिया, है ना, तो आप समझ रहे हो ना कि अगर 2a जो धागे की लंबाई है अगर इस डिस्टेंस से बड़ी है, तो वो धागा थोड़ा स्लैक होगा, थोड़ा सा धागा क्या होगा, स्लैक होगा, स्लैक समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। और उसको मान लीजिए कि हमने अगर थोड़ा भी टेंशन देकर अगर उसको बनाया, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, आप समझ रहे हो, जो स्लैक होगा उसको मैंने मान लो कि कुछ टेंशन दे दिया और उसको थोड़ा सा इस तरीके से पुल कर दिया, और उसके बाद अगर मैं इसी पॉइंट को लेकर अगर घुमाना चालू करूं, ये दोनों फिक्स है ना, ऐसे घुमाना चालू करूं, तो आपको क्या फील आ रहा है कि जो बन रहा है, आप देख पा रहे हो, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, एलिप्स बन रहा है। फील आया आपको कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो दो F1 और F2 पॉइंट थे, ये क्या थे, हमारे फिक्स पॉइंट थे, और इसके बीच की दूरी थी भैया 2c। अब हमने बोला कि धागे की लंबाई है 2a, अब 2a अगर 2c से बड़ा है, अगर 2a 2c से बड़ा है, तो धागा थोड़ा होगा स्लैक, और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी टेंशन देकर, है ना, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 7.5 न्यूटन, जितना भी न्यूटन लगे आपको, है ना, हम लोग बोले कि अगर थोड़ा भी टेंशन देकर अगर हमने किया, इसको मूव किया, तो आपको एक फील आ जाएगा कि जो पॉइंट मूव कर रहे हैं दैट इज ऑन एलिप्स, दैट इज ऑन एलिप्स। आप सोच के देख लो एक बार, अगर ये समझ में आ रही है बात तो बताइए। तो यानी कि 2a ग्रेटर देन 2c विल इंप्लाई एलिप्स, इसी केस में एलिप्स बनेगा। बट अगर कोई कहता है कि सर धागे की लंबाई और ये जो दोनों पॉइंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस सेम है, समझना, अगर कोई कहता है कि धागे की लंबाई और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, यानी कि 2a और 2c सेम है, तो बच्चों अगर 2a और 2c सेम हो गया, आप खुद सोचना, अगर 2a और 2c सेम हो गया, तो ये धागा पूरा का पूरा इसके बीच में फंस जाएगा, हिल भी नहीं पाएगा, है ना, एक्सटेंसिबल थ्रेड नहीं है, वी विल अज्यूम नो एक्सटेंसिबिलिटी, है ना। तो हम लोग लेंगे पूरा का पूरा जो धागा है इसके बीच में अटक जाएगा, क्योंकि 2a और 2c अब क्या हो गया, सेम। तो अब इस केस में एलिप्स नहीं बनेगा, क्या बनेगा इस केस में, इस केस में यही लाइन सेगमेंट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई पॉइंट अगर आप यहां लेते हो, है ना, इसको P बोला आपने, तो आप फील कर पा रहे हो कि जो PF1 और PF2 का सम है वही 2a है और वही 2c है, PF1 प्लस PF2 2a है और वही 2c है। आप फील कर पा रहे हो कि PF1 इज दिस, PF2 इज दिस, तो P पॉइंट का जो लोकस होगा वो इसके बीच में होगा, यानी 2a इक्वल टू 2c में लोकस क्या होगा, लोकस इज अ लाइन सेगमेंट लोकस इज अ लाइन सेगमेंट। लेकिन कोई कहता है बॉस की जो 2a है धागे की लंबाई वो 2c से छोटी है ना, तो यानी अगर कोई कहता है कि जो धागे की लंबाई है वही इसके बीच के डिस्टेंस से छोटी है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है और धागे की लंबाई कम है, और अब आपने उठा के इन दोनों को यहां पे, है ना, इन दोनों को यहां पे फिक्स करना चाहा, तो क्या होगा प्रोसेस में, प्रोसेस में धागा टूट जाएगा, है ना, धागा टूट जाएगा, यानी इस केस में देयर इज नो लोकस। मतलब आपको फील आ रहा है क्या कि भाई लोकस हर केस में नहीं बनने वाला है, लोकस सिर्फ तभी बनेगा जब a की वैल्यू c से बड़ी है, जब a इक्वल टू c है
तो आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और जब ए की वैल्यू सी से छोटी है तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी रियल लोकस नहीं बनेगा, है ना, कोई भी रियल लोकस नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं ना, ये यहां से भी आपको दिखेगा, यहां से भी दिखेगा, इस स्टेप से देखिएगा। इस स्टेप को हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा खंगालते हैं ना। इस स्टेप को थोड़ा मैं किनारे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है भाई, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ए सी से बड़ा है तो सब ठीक है ना, ए सी से बड़ा है तो सब ठीक है। आप देख रहे हो ए सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही ए और सी सेम हो गया तो ये पार्ट जीरो हो गया और ये पार्ट भी जीरो हो गया, मतलब यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये इतना तो बतला दे रहा है कि ए इक्वल टू सी पे एलिप्स तो नहीं बनेगा, और एक लाइन जैसी फील ये बतला देगा कि y इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। लेकिन पूरी लाइन नहीं आएगी बॉस, है ना, पूरी लाइन नहीं आएगी। y इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस टाइप की चीज, पूरी लाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी पूरी लाइन? क्योंकि pf1 प्लस pf2 2a है, और हम लोग बोल सकते हैं फिर उस केस में p पॉइंट इसके बीच में ही बन पाएगा। कोई बोलेगा सर इधर बना सकते हैं क्या p को? आंसर इज नो, क्योंकि फिर उस केस में pf1 और प्लस pf2 करोगे, और उसको अगर तुमने 2a बोला है तो वो 2a 2c से बड़ा होगा। आप समझ पा रहे हो ना? तो यानी कि इधर की साइड पॉइंट p नहीं लाई करेगा, है ना, क्लियर है मेरे ख्याल से। अच्छा दूसरी बात, कोई बोले सर a c से छोटा हो गया, तो a c से छोटा हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में तो लोकस नहीं बनेगा, है ना। ये कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी हो जाएगी नेगेटिव क्वांटिटी ना। वैसे इक्वेशन को मैं चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन यहां से मेरे ख्याल से फील तो आ गया होगा आपको कि अगर ए सी से छोटा हो जाए, उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बट दिख जाएगा। हम लोग बोले कि अगर ए सी से छोटा होगा, है ना, इस एक्सप्लेनेशन को छोड़ ही देते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा फिर इसमें। तो मेरे ख्याल से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्लियर हो जाएगा आपको कि हम लोग बोले कि अगर धागे की जो लंबाई है वो 2c से छोटी हो गई, तो आप जब एंड्स को, फ्री एंड्स को अगर यहाँ पे फिक्स कीजिएगा तो द थ्रेड विल ब्रेक एंड देयर इज नो लोकस, देयर इज नो लोकस। इज दिस क्लियर? तो ये भी साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, कि 2a ग्रेटर देन 2c पे ही एलिप्स बनेगा, 2a इक्वल टू 2c पे क्या बनेगा? लोकस, लाइन सेगमेंट, और 2a लेस देन 2c पे यानी a लेस देन c पे देयर इज नो लोकस एट ऑल। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग कुछ डेफिनेशंस लिख रहे हैं, तो लिख लीजिएगा हेडिंग फ्यू डेफिनेशंस। लिखिएगा, पहला पॉइंट है ना, फ्यू डेफिनेशंस में पहला लिखिएगा, द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स या the line containing the foci f1 c comma 0 and f2 minus c comma 0, the lines containing the foci f1 c comma 0 and f2 minus c comma 0 is called as focal axis as well as major axis of the ellipse. The line containing the foci f1 c comma 0 and f2 minus c comma 0, the line containing the foci f1 c comma 0 and f2 minus c comma 0, the line containing the foci f1 c comma 0 and f2 minus c comma 0 is called as focal axis as well as major axis. ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, f1 f2 को ज्वाइन करने वाला है ना, एज वेल एज मेजर एक्सिस, इसको हम लोग दो नामों से बुला सकते हैं। एक तो फोकल एक्सिस बोल सकते हैं, अब बोलोगे फोकल एक्सिस कहने का रीजन क्योंकि फोकस पे लाई करता है इसलिए फोकल एक्सिस, है ना। और दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस, क्योंकि इस डेफिनेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि a हैज टू बी ग्रेटर देन व्हाट? b, है ना, a इज ग्रेटर देन b। जो डायग्राम बनाया ना, क्योंकि आपको पता है ये 0, b है, 0, -b है, तो ये 2b है और इधर 2a है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक्सिस है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस, ठीक है ना। उसमें आगे लिखिएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स, सेकेंड पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स एंड द मेजर एक्सिस, the point of intersection of the ellipse and the major axis are called as vertices. The point of intersection of the ellipse and the major axis, the point of intersection of the ellipse and the major axis are called as vertices, that is a1 a comma 0 and a2 minus a comma 0.
The point of intersection of the ellipse and the major axis are called as vertices, that is a1 a comma 0 and a2 minus a comma 0. That is a1 a comma 0 and a2 minus a comma 0. That is a1 a comma 0 and a2 minus a comma 0 है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. The distance between the foci and f1 and f2, the distance between the foci f1 and f2, f1 और f2 जो डिस्टेंस है इसके बीच का जो डिस्टेंस उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ है ना. The distance between the foci f1 and f2, that is 2c, distance between the foci f1 and f2, that is 2c, is called as focal length. The distance between the foci f1 and f2, that is 2c, is called as focal length. The distance between the foci f1 and f2 is called as focal length, that is 2c. ये जो 2c है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ. ये भी c है, ये भी c है, तो टोटल f1 f2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2c है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, फोकल लेंथ है ना. नेक्स्ट लिखिएगा. The distance of any point on the ellipse, नेक्स्ट लिखिएगा, the distance of any point on the ellipse from the focus, ये पहले ही बतला चुका हूं, फोकल रेडियस कहते हैं ना. The distance between any point on the ellipse, the distance between any point on the distance between any point on the ellipse and the focus, the distance between any point on the ellipse and the focus is called as focal radius. The distance between any point on the ellipse and focus is called as focal radius. ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा. The perpendicular bisector of the major axis, the perpendicular bisector of the major axis, जैसे major axis क्या हो गया आपका a1 a2, a1 a2 is the major axis. इसका जो perpendicular bisector मतलब ये वाली लाइन, इसको हम लोग कहते हैं minor axis है ना. तो इस वाले एक्सिस को हम दो नामों से जानते हैं, मेजर एक्सिस एंड फोकल एक्सिस. और इसका जो राइट बाइसेक्टर है ना, इसका जो राइट बाइसेक्टर है इसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस. तो लिखिएगा नेक्स्ट, द राइट बाइसेक्टर ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस. The right bisector of major axis is called as minor axis. The right bisector of major axis is called as minor axis. Next point लिखिएगा. The distance 2a is called as length of the major axis. Next point लिखिएगा. The distance 2a is called as length of the major axis. The distance 2a is called as length of the major axis. The distance 2a is called as length of the major axis, and the distance 2b, the distance 2a is called as length of the major axis, and the distance 2b is called as length of the minor axis. The distance 2a is called as length of the major axis, and the distance 2b is called as length of the minor axis. The distance 2a is called as length of the major axis, and the distance 2b is called as length of the minor axis. Next point लिखिएगा. Next point. The point of intersection of the major axis and minor axis. The point of intersection of the major axis and minor axis is called as center of the ellipse. The point of intersection of the major axis and the minor axis of the ellipse. The point of intersection of the major axis and minor axis of the ellipse is called as center of the ellipse. Is called as center of the ellipse. Is called as center of the ellipse. उसके आगे लिखिएगा, उसी में लिखिएगा. The point of intersection of the major axis and the minor axis, that is ये जो point है इसको हम लोग कहते हैं center of the ellipse. The point of intersection of the major axis and minor axis is called as center of the ellipse. And any chord of the ellipse passing through the center, and any chord of the ellipse passing through its center, and any chord of the ellipse passing through its center is called as diameter. And any chord of the ellipse passing through its center is called as diameter. And any chord of the ellipse passing through its center is called as diameter, as it is bisected at the center.
is called as diameter. Any chord of the ellipse passing through the center is called as diameter as it is bisected at the center. तो ये डायमीटर में हम लोग जरूर देखेंगे कि जब डायमीटर का डेफिनेशन निकालेंगे तो यू विल सी कि वो जो लाइन होगा है ना, डायमीटर जो लाइन होगा वो किससे पास करेगा, वो सेंटर ऑफ द एलिप्स से पास करेगा, है ना। तो इसमें कहीं बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि जो भी कॉर्ड होगा जो सेंटर से पास कर रहा होगा उसको आप क्या कह सकते हैं, डायमीटर। आप देख भी सकते हो कि कोई भी अगर आप कॉर्ड बनाते हो सेंटर के थ्रू तो डेफिनेट सी बात है कि वो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा होगा, ये सिमेट्री बतला रहा है ना, सिमेट्री टेल्स यू, है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर बात है। डायमीटर और डायमीटर की इक्वेशन देखेंगे तो वहां भी आपको दिख जाएगा ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। और बाकी सब वैसे ही है, चाहो तो वो भी एक लाइन में लिख लीजिए। एनी कॉर्ड ऑफ द ellipse passing through the focus is called as focal chord. Any chord of the ellipse passing through the focus is called as focal chord. Any chord of the ellipse passing through the focus is called as focal chord. Next लिखिएगा, any chord of the ellipse perpendicular to the major axis. Any chord of the ellipse passing through the focus is called as focal chord. Any chord of the ellipse perpendicular to the major axis, है ना, major axis. Any chord of the ellipse passing through perpendicular to the major axis, है ना, like this. तो अगर ये परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के तो उसको फिर से वही नाम लेंगे, डबल ऑर्डिनेट, है ना। एनी कॉर्ड ऑफ द एलिप्स परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, एनी कॉर्ड ऑफ द एलिप्स परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट, इज कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट। इज कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट। और लास्ट में एक लाइन और लिख लीजिएगा, अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, a double ordinate passing through focus, a double ordinate passing through focus or a focal chord perpendicular to the major axis, a double ordinate passing through focus or a focal chord perpendicular to the major axis or a focal chord perpendicular to the major axis is called as double ordinate, or a focal chord perpendicular to the major axis is called as double ordinate, है ना, sorry, is called as lattice rectum. A double ordinate passing through focus, a double ordinate passing through focus or a focal chord perpendicular to the major axis is called as lattice rectum. इसको हम लोग lattice rectum बोलेंगे, है ना। और एक नहीं, दो lattice rectum होंगे, है ना, एक इधर से भी होगा तो एक इधर से भी होगा। There are I think two lattice rectum, है ना, एक इस वाले फोकस से भी होगा और एक इस वाले फोकस से भी होगा। Is this clear for all? लिख लिया हो तो एक बार गाइस डन कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो इसमें तो बता दीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीजें हमने लिख ली हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे अगर ये लिख लिया तो, ठीक है, ओके। है ना। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें हो चुकी हैं। इसको हम वर्टाइसेस कहते हैं, A1 A,0। ये आपका फोकस हो गया जिसका कोऑर्डिनेट C,0 है। ये दूसरा फोकस हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है -C,0। दिस पॉइंट इज A2 A,0। दिस इज B1, दिस इज 0,B। गाइज ये सारा स्ट्रक्चर तब बनेगा ऐसा जब A B से बड़ा है ना। ये सब जब बनेगा जब A किससे बड़ा है, आपका B से। B A से बड़ा होगा तो एलिप्स वर्टिकल हो जाएगा, है ना, उस पर अभी थोड़ी देर के बाद आते हैं। बट ये आपको फील आ जाना चाहिए
कि इस तरह का एलिप्स का ढांचा तभी बनेगा जब ए की वैल्यू बी की वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। और ये सारी बातें हैं, और ये आपका वही सेंटर हो गया। अब हम यहां पे डिफाइन करने वाले हैं एक्सेंट्रिसिटी। कोई बोले एक्सेंट्रिसिटी कुछ नया है क्या? नहीं, ये वही चीज है जो हमने डिफाइन की थी पीएस अपॉन पीएम, यानी कि जो वेरिएबल पॉइंट था, जो उसका डिस्टेंस किससे, फ्रॉम द फोकस, और जो डायरेक्ट्रिक्स था उससे डिस्टेंस का रेशियो जो था, वही एक्सेंट्रिसिटी है। यहां भी वही है, लेकिन इसी को हम एक नए तरीके से यहां डिफाइन कर रहे हैं ना, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। डेफिनेशन हो सकता है आपको थोड़ा नया लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन चेंज हो गया है, दोनों तरफ से बात सेम ही आएगी, है ना। फिर से बतला रहा हूं, मंजिल एक ही है, पहुंचने के रास्ते अपने अलग अलग है ना। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि दिस मेजर्स कर्वेचर ऑफ द एलिप्स। है ना, दिस मेजर्स कर्वेचर ऑफ द एलिप्स, है ना, दिस मेजर्स कर्वेचर ऑफ द एलिप्स। और इसको हम यहां पे डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज डिफाइंड लाइक दिस, E इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर अपॉन डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर, है ना, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। यहाँ ई थोड़ा सा मिसिंग है, देख लीजिएगा ना। तो कि एक्सेंट्रिसिटी बिल्कुल वही है जो वहां डिफाइन किया था, पीएस अपॉन पीएम। उसको एलिप्स में लिखने का एक नया तरीका आपको सिखाया जा रहा है कि जो एक्सेंट्रिसिटी है, अभी थोड़े दिन के बाद, अब या तो इस क्लास में या अगले क्लास में समझ में आ जाएगा पूरी चीज, है ना। एक बार मैं इसका डायरेक्ट्रिक्स बनाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग बोले यहाँ पे एक और नजरिए से हम एक्सेंट्रिसिटी को देख रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर मतलब यहां से इसका डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, यानी यहां से इसका डिस्टेंस, यानी कि ई की वैल्यू यहां से क्या आ रही है दोस्त, सी बाई है, यानी कि यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ई। यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी ए ई, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सी इक्वल टू ए ई। ये सारे रिजल्ट्स अपने दिमाग में आने चाहिए बच्चों, है ना, बार बार बोल रहा हूं। तो यानी यहां से जब आप फोकस निकालिएगा भैया, यानी F1 का कोऑर्डिनेट निकालिएगा, तो F1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C,0 तो है ही दोस्त। इसको अब आप नए नजरिए से AE,0 भी बोल सकते हैं, और F2 क्या आ जाएगा भैया, माइनस AE,0। F2 क्या आ जाएगा, माइनस AE,0, यानी फोसाई के कोऑर्डिनेट्स जो कि C0 और माइनस C0 है, उसको तो ध्यान रखना ही है। अब आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स AE,0 या माइनस AE,0 है, और वो डायरेक्टली यहां से दिमाग में आ जाएगा जब आप C इक्वल टू ए चीज को याद कीजिएगा। और एक्सेंट्रिसिटी के डेफिनेशन को कैसे दिमाग में रखिएगा एलिप्स के केस में, कि डिस्टेंस किसका, फोकस ऊपर रहेगा, और नीचे किसका डिस्टेंस रहेगा, फ्रॉम द सेंटर किसका डिस्टेंस रहेगा, वर्टेक्स का, है ना। तो C इक्वल टू ए। तो हमने जो अभी एलिप्स लिखा था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां एक साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आई थी। हमने यहां पे लिखा था बी स्क्वायर वॉज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अभी अभी ताजा सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि सी की वैल्यू आई है ए ई, मतलब यहां पे क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। और यहां एक बहुत ही गंभीर रिजल्ट आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, क्या रिजल्ट आ रहा है भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज बहुत पड़ने वाला है, देख लीजिएगा। पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां से अब आपके पास एक डेफिनेशन आ रहा है एक्सेंट्रिसिटी का। यहां से यू आर गेटिंग अ डेफिनेशन ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, देखिएगा ध्यान से।
यहां से आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जिसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं बॉस, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यहां से एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है दोस्त, एक्सेंट्रिसिटी इज रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बट इसको ना याद करके जो अभी आगे लिख रहा हूं वो याद रखिएगा, क्योंकि ए और बी में से कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा हो सकता है। जैसे अभी तो क्या है कि ए बड़ा है बी से, तो ये कहानी आ गई आपके पास, है ना। लेकिन अगर बी ए से बड़ा होगा तो फिर अगर आपने इसका यूज किया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि बी अगर ए से बड़ा है तो फिर ये 1 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये सही चीज नहीं सोचिएगा, है ना। सही चीज अब जो लिख रहे हैं ना वो है रूट अंडर 1 माइनस, आप देखिएगा इसको अगर मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा, है ना, जैसे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये दिख रहा है 4b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 2b का स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। आप समझना व्हाट इज 2b, 2b इज माइनर एक्सिस एंड व्हाट इज 2a, मेजर एक्सिस। तो अब कोई लफड़ा ही नहीं है, अब आप इसको ऐसे ही ध्यान रखिएगा, माइनर एक्सिस स्मॉल m लिखने का मतलब माइनर और कैपिटल M मतलब मेजर। ए से मत काट दीजिएगा, डॉट भी मत उड़ा दीजिएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल हर कंडीशन में वर्क करेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, कि एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस का स्क्वायर। मतलब जो छोटा एक्सिस होगा वो ऊपर आएगा और जो बड़ा वाला होगा वो नीचे आएगा। तो अब ए बी से बड़ा हो चाहे बी ए से बड़ा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बड़ा है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो नीचे बैठेगा और जो छोटा है वो ऊपर बैठेगा। जैसे कि अगर कोई कहता है कि सर एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, है ना, ऐसा कोई बोलता है, कोई बोले इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी सर, तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता ज्यादा, मुझे तो बस पता है कि ऊपर यहाँ पे बड़ा वाला और सॉरी छोटा वाला, नीचे बड़ा वाला, तो बी स्क्वायर नीचे और यहाँ ए स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स एंड दिस इज गोइंग टू बी रूट 3/2 माय डियर फ्रेंड्स, है ना। आपको बोले कि सर नहीं नहीं एलिप्स ऐसा था एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब अगर आपने गलती से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाला लगाया तो अब आप देख रहे हो ना कि फैल जाओगे, क्योंकि अगर आपने गलती से 1 माइनस लिख दिया यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब 6/4, तो ये बेटा नेगेटिव हो जाएगा, ये गलत हो गया, है ना। सही क्या रहेगा, सही रहेगा रूट अंडर 1 माइनस क्या रहेगा बोलो 4/6, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, यानी कि दिस इज रूट अंडर 1 माइनस 2/3, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन रूट 3। तो क्लियर है एक्सेंट्रिसिटी निकालने का प्रोसीजर, वर्टिकल एलिप्स रहे चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स रहे, हम ऊपर कौन सा लिखेंगे, छोटा वाला बी स्क्वायर यानी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे, मेजर एक्सिस का स्क्वायर। देख लीजिए अगर कोई बात है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक्सेंट्रिसिटी की। इसमें एक लाइन नोट करके लिखिएगा बच्चों, इसमें एक लाइन नोट करके कीजिएगा, लिखिएगा two ellipses are said to be similar, two ellipses are said to be similar two ellipses are said to be similar if the value of their eccentricity two ellipses are said to be similar if the value of their eccentricity is same। Two ellipses are said to be similar if the value of their eccentricity is same, है ना। अगर दो एलिप्स है उसकी एक्सेंट्रिसिटी सेम है तो हम उन एलिप्सेस को कहते हैं गाइस सिमिलर। आपको अगर थोड़ा कॉमन सेंस चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेंट्रिसिटी कब सेम होगी। तो बेटा आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्सेंट्रिसिटी जब जब बी अपॉन ए का रेशियो सेम होगा, यानी कि माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस का रेशियो जब तक सेम होगा तो एक्सेंट्रिसिटी सेम ही आएगी। जैसे हो सकता हो किसी का माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस हैज डिफरेंट लेंथ्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हम लोग बोले कि अगर दोनों के लेंथ का रेशियो अगर सेम है तो दैट इज गोइंग टू गिव यू सेम एक्सेंट्रिसिटी, और इस केस में हम दोनों एलिप्सेस को क्या बोलेंगे, सिमिलर एलिप्स। तो बहुत बार ऐसा सवालों में प्रयोग किया जाता है कि भाई प्रूव कीजिए कि एलिप्सेस आर सिमिलर और नॉट, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन में इंक्वायरी होता है कि भाई दो एलिप्स देकर ऐसा पूछ सकता है किसी ऑप्शन में कि द एलिप्सेस आर सिमिलर। तो इसका सीधा मतलब है कि आपको दोनों की एक्सेंट्रिसिटी चेक करनी है, और एक्सेंट्रिसिटी चेक करके ज्यादा बेहतर तो यही है कि हम एक्सेंट्रिसिटी पूरा क्यों निकालें, अगर जरूरत नहीं है तो हम सीधा माइनर एक्सेस और मेजर एक्सेस यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर या बी बाई ए जैसी चीज को हम निकाल लें, और अगर वो दोनों एलिप्स के लिए सेम आएगी तो हम खट से क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। यानी कि पूरा का पूरा एक्सेंट्रिसिटी निकालने की जरूरत आपको नहीं है, आप सिर्फ रेशियो निकाल लेते हैं मेजर और सॉरी माइनर एक्सेस अपॉन मेजर एक्सेस, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो एलिप्सेस को सिमिलर कहने का समझ में आ गया होगा बात, है ना। अब हम लोग बात करें यार कि ये जो लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज है वो कैसे निकालें, है कि नहीं। अगर कोई कहता है भाई कि ये लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज निकालनी है बॉस, देखना ध्यान से, है ना। तो हम लोग बोले कि इन पॉइंट्स को जैसे मैंने L1 कह दिया, तो बेटा अगर F1 और ये L1 और L2 एक वर्टिकल लाइन है ना, एक वर्टिकल लाइन है, क्योंकि हमने बोला था ना फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस को हम क्या कहते हैं, है ना, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस को क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम, या डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस को भी क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। तो अगर ये पॉइंट ए ही है और ये वर्टिकल लाइन है तो L1 का एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, यस और नो। वाई कोऑर्डिनेट अभी निकालेंगे, है ना, L2 का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो दोनों पॉइंट तो कर्व पे ही है, तो हम लोग कर्व के साथ बात कर लेते हैं। तो कर्व क्या है, कर्व है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही है कर्व। और कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा है खुद ही ए के बराबर है, यानी कि ए ही रखोगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर गया, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ई स्क्वायर को उधर भेजिए, ई स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस ई स्क्वायर मिलेगा, है ना। और अभी अभी हमने रिश्ता देखा था, है ना, ध्यान रखिएगा इस रिश्ते का मान रखना पड़ेगा आपको, है ना। इस रिश्ते का मान रखोगे तो ये भी आपका मान रखेगा बहुत सारे सिचुएशंस में, ठीक है। तो हमने अभी ये रिश्ता देखा था कि भाई बी स्क्वायर तो क्या था, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी जो 1 माइनस ई स्क्वायर है वो किसके बराबर आया, ये आया आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तब यहां से निकालिएगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, यानी y की क्या वैल्यूज आई, y की वैल्यूज आई प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये सुन। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर ये वैल्यूज आई हैं तो ऑफ कोर्स ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये आएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। कोई बोले सर इधर भी तो लेटेस्ट रेक्टम है, हाँ बेटा इधर भी लेटेस्ट रेक्टम है। कोई बोले सर इधर के पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो भाई x का वैल्यू तो अब यहाँ माइनस ए ही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो दोनों के सेम होंगे ना, तो बी स्क्वायर बाई ए। इसमें भी x का वैल्यू माइनस ए ही होगा और y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए। यानी कि अगर कोई बोलता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है ना, क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इधर आगे लिख रहा हूं, तो हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 आएंगे, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 आएंगे, है ना, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सही है क्या, क्योंकि जब आप प्लस प्लस लोगे तो एक लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, प्लस माइनस लोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आ जाएगा, माइनस प्लस लोगे सेकंड क्वाड्रेंट वाला आ जाएगा, माइनस माइनस लोगे थर्ड क्वाड्रेंट वाला आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है उसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, आप साइन चेंज कर करके चारों पॉइंट्स को यहां से ऑब्टेन कर सकते हो। कोई पूछे सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी एक बार हो जाए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हुआ भाई, तो मेरे को दिख रहा है दोनों के y का डिफरेंस आ जाएगा, है ना, दोनों के y का डिफरेंस, ये बी स्क्वायर बाई ए है और ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए है, तो यानी हम लोग बोले कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए। दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, है ना। और बी स्क्वायर, अच्छा 2 से एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं ना 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 से कर लीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड,
तो ये 4b स्क्वायर नीचे 2a, 2b का स्क्वायर मतलब बच्चों माइनर एक्सेस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सेस। तो कभी मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस पलटी हो जाए तब भी आप लिख सकते हैं ऐसे। बी स्क्वायर अभी अभी देखा था कितना था, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये अभी देखा था ना, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बताया था ना, इस रिश्ते का मान रखना पड़ेगा आपको, आप सभी को। तो जब ये रखोगे तो नीचे से एक ए कट जाएगा और ये फिर से क्या बनेगा 2a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सब ध्यान रखना पड़ेगा सर, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, कब कौन सी चीज आ जाए कौन सी चीज टकरा जाए, है ना, वो पता नहीं होता है ना, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, या फिर माइनर एक्सेस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सेस, या फिर 2a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, ऑल द थ्री। देख लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो बताइएगा, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं यार कि e की वैल्यू जो है वो 0 से 1 है, तो e जब 1 जा रहा है तो क्या बन रहा है, e जब 0 की तरफ जा रहा है तो क्या बन रहा है, यानी e की वैल्यू 1 एक्सट्रीम्स को टच करते हैं ना, और e इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, क्योंकि e की वैल्यू हमें एलिप्स के लिए तो स्ट्रिक्टली 0 से 1 होनी चाहिए। तो अब हम जरा देखते हैं कि क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, e जब 1 जाएगा या 0 जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। जब बच्चों e 1 जा रहा होगा ना, थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं एक बार, नहीं तो f1 was ae comma 0, f2 was minus ae comma 0, this was 0 0, this point a1 is a comma 0, and this point a2 is minus a comma 0, and this point b1 was 0 comma b, and b2 was 0 comma minus b। तो जितनी बार बनाइएगा उतनी बार याद होने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी हर चीज की, है ना, जितनी बार डायग्राम्स बनाइएगा लिखिएगा बार बार तो चीजें आपको ध्यान में आती जाएंगी, अप्लाई कीजिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो सब चीजें धीरे 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 आपको याद में आ जाएंगी, है ना। अभी हमने बोला कि भाई अब हम थोड़ा सा e की वैल्यू को एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो हमारे पास अभी एक रिजल्ट आया था, b स्क्वायर वाज a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, एक तो ये रिजल्ट आया था, दूसरा c वाज a। अब मैंने सोचा क्या कि मान लीजिए कि जो e है वो 0 जा रहा है, तो क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से, e 0 जाने का मतलब क्या हुआ है ना, फर्स्ट केस देखते हैं, e जब 0 जा रहा है या e 0 हो जा रहा है, दोनों ही बातें कर लीजिए, है ना। तो e 0 जा रहा है, दिस विल इंप्लाई कि c मस्ट बी अप्रोचिंग 0, है ना। और यहां से देखना अगर e 0 जा रहा है तो यहां देखना ये वाला e 0 जा रहा है तो ये पार्ट 0 हो गया, e 0 जा रहा है तो ये पार्ट 0 हो गया, मतलब b स्क्वायर a स्क्वायर हो रहा है, मतलब b इज अप्रोचिंग a, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ साहब कि जो f1 f2 जो था ना आपका a कॉमा 0, ये अब सेंटर की तरफ जा रहा है, ई की चेंज को अपन मेजर करें, है ना। जब एक्सेंट्रिसिटी 0 हो जाएगा तब की बात कर लेते हैं, या ई अभी 0 की तरफ जा रहा है तो देखते हैं। तो जब ई 0 जा रहा है तो ये पॉइंट इधर जाएगा क्योंकि ये पॉइंट 0 होगा, ये भी पॉइंट 0 होगा, तो f1 f2 विल ट्राई टू कन्वर्ज एज सेंटर, समझ गए बात को। और ये जो b लेंथ है या 2b लेंथ है और ये 2a लेंथ है, ये इक्वलाइज होगा, ये इक्वलाइज होगा, आप समझ रहे हो, b a की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि b एंड a आर गोइंग टू बी सेम। तो यानी E जब एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी जब एग्जैक्ट 0 हो जाएगी, तो उस केस में ये एलिप्स सर्कल बन जाएगा, उस केस में एलिप्स क्या बन जाएगा, सेंटर। और जब E अप्रोचिंग 0 तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलिप्स इज आल्सो अप्रोचिंग सर्कल, और सर्कल कब बन जाएगा, जब हम लोगों ने एक्सेंट्रिसिटी किसके बराबर हो जाएगी, 0। यानी हम यहां पे ये बोल सकते हैं बॉस कि जब एक्सेंट्रिसिटी 0 होगा तो दिस इंप्लाइज कि ये सर्कल बन जाएगा, सेंटर सॉरी फोकस कहां पे चले जाएंगे, सेंटर पे चले जाएंगे, और ये जो मेजर और माइनर एक्सेस है दे आर गोइंग टू बी इक्वल, तो वो जो बनेगा वो एक सर्कल बन जाएगा। दूसरा केस अगर E1 जा रहा है, मान लीजिए अगर E1 जा रहा है तो C इज A एंड B इज 0, क्यों सर, क्योंकि देख सकते हो कि ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर है बॉस, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी हम यहां बोल सकते हैं, ध्यान सुनना, अब मूवमेंट उल्टा हो जाएगा, जैसे पहले क्या हुआ था कि भाई ये अंदर आया था
और B1 B2 बड़ा हो रहा था, है ना, B जो है बड़ा हो रहा था, मतलब ये A के बराबर हो रहा था, तो ये सर्कल बन रहा था। अब ये उल्टा हो जाएगा, अब बोलेगा कि C A की तरफ जाएगा और B 0 की तरफ जाएगा। B 0 मतलब ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा, B 0 होगा। और C A की तरफ जा रहा है, मतलब E अगर 1 जा रहा है तो आप सोचो ना, ये A की तरफ जा रहा होगा, मतलब ये F1 इस पे उचक के जाएगा और F2 इधर चला जाएगा। यानी कि अब इसका मूवमेंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये इधर जाएंगे और ये नीचे आएगा, ये इधर जाएंगे और ये नीचे आएगा। कैसा फील आएगा? एक लाइन सेगमेंट। यानी हम लोग बोले E इक्वल टू 1 पे क्या बन जाएगा? ये लाइन सेगमेंट बिटवीन A1 एंड A2। ये अभी बताया भी था, C इक्वल टू A वाला केस, है ना, देख लीजिएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि E इक्वल टू 0 पे सर्कल बन जाएगा और E इक्वल टू 1 पे लाइन सेगमेंट बन जाएगा, है ना। ग्रेट, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, है ना। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स की। अब इसमें है ना, नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं गाइस, दैट इज अबाउट डायरेक्ट्रिक्स, है ना, दैट इज अबाउट डायरेक्ट्रिक्स। देखिएगा, तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि टू लाइंस x इक्वल टू a by e and x इक्वल टू माइनस a by e are called as directrices as they satisfy focal directrix property, as they satisfy focal directrix property। इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिसेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा है ना। चलिए देखते हैं। यहां से भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे जो हमें बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे। याद होगा आपको जब हम सॉल्व कर रहे थे क्या चीज? पैराबोला के बहुत सारे हाइलाइट्स। तो आपने देखा होगा कि मैं फोकस से कभी डिस्टेंस नहीं निकाल रहा था डायरेक्टली, क्योंकि उसके लिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कभी भी मैं फोकस से डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल रहा था, आपको याद होगा, है ना, क्योंकि उससे डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा मैं क्या कर रहा था? डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल रहा था। यहां भी यही खेल होने वाला है कि हम यहां पे फोकस से डिस्टेंस नहीं निकालेंगे डायरेक्टली, नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत लेंदी ले जाएगा। हम हमेशा इससे डायरेक्ट्रिक्स से निकालेंगे और वही मदद अब यहां पे होने वाला है। आप ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। आप समझना, A बाई E जो है, जैसे ये पॉइंट आपको पता ही है, इनके नाम से आपको पता ही है। जैसे ये A1 है, A,0, ये है A2 माइनस A,0, यहां पे फोकस आ जाएगा F2 माइनस A,0, और ये हो गया F1 A,0। ये सब पॉइंट्स आपको पता ही है, ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट्स आपको पता है। अब हमने बोला कि दो दो लाइंस हैं, एक तो है x इक्वल टू a बाई ई और एक है x इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई ई, है ना। ऐसे, है ना। चाहो तो इन लाइंस को थोड़ा और आगे बढ़ा लो, है ना। ठीक है, ये तो ये एक लाइन है गाइज x इक्वल टू a बाई ई, और ये एक लाइन हो गई x इक्वल टू माइनस a बाई ई। कोई बोले सर इतना आगे आगे कैसे आ गया ये? तो बेटा e जो है वो 1 से छोटा है, तो अगर a अपॉन एक क्वांटिटी लिखिए जो 1 से छोटी है, तो ये क्वांटिटी a से बड़ी होगी। फिर से एक बार कर लेते हैं ना। e जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच में है, यस और नो, देख लो एक बार, है ना। तो e अगर 0 से 1 के बीच में है, तो जब आप a में एक भाग दीजिएगा जिसमें 1 से छोटी क्वांटिटी है, मान लीजिए 0.5 है, तो a अपॉन 0.5 तो 2a हो गया ना, मतलब वो a से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसलिए हमने इसको a के आगे खींचा है, a बाई ई को, और इसीलिए माइनस a बाई ई को भी इधर पीछे खींचा है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि ये दोनों लाइंस को हम क्या कहने वाले हैं? डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला है। देखिए कैसे करने वाला है। तो हम लोग बोले कि कोई पॉइंट है यहां, मान लीजिए P, है ना,
ठीक है। तो हमने बोला कि ये कोई पॉइंट है बेटा P, है ना, इसके नाम को हम कह रहे हैं P, और ये P पॉइंट है बच्चों x1 y1 सपोज, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने M कहा या M1, और इस पॉइंट को हमने M2 कहा। तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी पॉइंट जो है इस एलिप्स के ऊपर, है ना, उसका रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी यही तो कहता है कि कोई पॉइंट है अगर कर्व के ऊपर, एलिप्स के ऊपर जैसा कि अभी है, तो उसका फोकस से जो डिस्टेंस है और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस का रेशियो है दैट मस्ट बी एक्सेंट्रिसिटी, मतलब दिस मस्ट बी ई। तो इस फोकस का कोरिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है दोस्त, है ना, और इसी तरीके से इस फोकस का कोरिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये होगा। तो यानी यहां से क्या होगा देखना, PF2, ये दिख रहा है, PF2 अपॉन PM2 इज ऑल्सो ई। तो कोई भी पॉइंट लीजिए एलिप्स पे और उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो हैज टू बी एक्सेंट्रिसिटी, दिस इज व्हाट इज फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ये फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अभी हम जल्द देखते हैं, तब तक इसको लिखिए फटाफट से। ओके, देखते हैं आगे बढ़ के। अब यहां से देखना PF1 कितना आ रहा है गाइस, PF1 इज E टाइम्स PM1। PM1 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, PM1 को, PM1 मुझे लगता है ना कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, तो जो PM1 है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस सेम है दोस्त, है ना, ये डिस्टेंसेस सेम है। तो ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट है आपका x1, 0, और ये पॉइंट क्या है A/E, 0, है ना, सोचो। तो मैं क्या बोलूं कि ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस होगा A/E और माइनस x1, क्योंकि ये डिस्टेंस है बच्चों x1 और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका A/E। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, A/E माइनस x1, A/E माइनस x1, A/E माइनस x1। तो यही डिस्टेंस इसके बराबर है, तो यानी PM1 यहां से क्या आएगा, A/E माइनस x1। यानी कि PF1 बहुत शानदार आ रहा है, देख लीजिएगा, एलिप्स के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस वाले फोकस से, कोई भी पॉइंट ले लीजिए एलिप्स पे, है ना, उसका इस वाले फोकस से डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी A माइनस EX1, है ना, दिस इज गोइंग टू बी A माइनस EX1। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। ऐसे ही देखिएगा, इधर आइए, तो PF2 इज E टाइम्स PM2। PM2 निकालते दोस्त, तो PM2 कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये तो बहुत इजी है भैया, ये x1 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक A/E हो गया, डिस्टेंस तो A/E है ना, प्लस C लेंगे डिस्टेंस, तो ये यहां से यहां A/E और ये x1 हो गया, तो मेरे ख्याल से ये बच्चों हो जाएगा A/E प्लस x1। अब यहां से देखिएगा PF2 क्या निकल के आया, A प्लस EX1, राइट। यानी कि ये बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि कभी भी एलिप्स के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से क्या होगा, A माइनस EX1, और इस वाले से क्या होगा, A प्लस EX1, है ना, A प्लस EX1। आपको सोचना नहीं है कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सब कुछ नहीं, अपने आप सेट हो जाएगा सब, है ना, कि x1 इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, तो ये A माइनस EX1 टाइप बिहेव करेगा, आपको लगाना नहीं है ना, दोनों चीज दिमाग मत लगा दीजिएगा, दिमाग और फॉर्मूला साथ साथ मत लगाइएगा, फॉर्मूला लगाइएगा बस आप, तो है ना, कि कभी भी इस एलिप्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका इस फोकस से डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, है ना, कितने के बराबर आएगा, A माइनस EX1 और इस वाले से A प्लस EX1। अब यहां देखिए PF1 प्लस PF2 अगर आप निकालते हो बॉस तो कितना आता है, तो देखो EX1 तो कट जाएगा और ये 2 आ गया, तो ये दिख रहा है कि फॉर एवरी x1, जितने भी पॉइंट है x1, मतलब जो भी पॉइंट P होगा एलिप्स पे, x1 फिक्स थोड़ी है यार, x1 तो चेंज हो सकता है, तो हम लोग लेके अगर कोई पॉइंट अगर मूव कर रहा है एलिप्स पे, है ना, x1 कहीं भी हो, PF1 प्लस PF2 2a आ रहा है, मतलब हम इन दोनों लाइंस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज डायरेक्ट्रिसेस, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को। तो फॉर एवरी P लाइंग ऑन द एलिप्स दिस इज गोइंग टू बी ए ट्रू रिलेशन, ये हमें पहले से पता है और ये यहां से भी आ रहा है, जो इस बात को जस्टिफाई कर देता है कि A/E और माइनस A/E क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट्रिसेस। और इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली, एक तो इस फोकस से डिस्टेंस हमेशा A माइनस EX1 होगा चाहे पॉइंट कहीं भी हो, और इस वाले फोकस से डिस्टेंस होगा A प्लस EX1, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। लिख लिया हो तो डन कर देना बॉस।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। पहले इसको घर पे आराम से एक बार ढंग से खुद से लिख लिख कर चीजों को समझ लीजिएगा, तो आगे आने वाले क्लासेस में सवाल सॉल्विंग वगैरह और अच्छा हो पाएगा। ठीक है।